अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग्स में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी में किडनीज़ को कवर कर रहे हैं, तो किडनी सीरीज़ का आज आखिरी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। As you all know that we already talk about maximum basic topics and diseases related to human body of kidney. Now, at the last of kidney series, I have covered the topic about renal failure. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज गुर्दों के फेल हो जाने पर, इनकी टाइप्स पर, इनकी प्री और पोस्ट रीनल वजूहात पर, इनसे रिलेटेड लेबॉरेटरी टेस्ट पर और होम्योपैथिक से जो बेसिक अद्वियात हैं रीनल फेलियर की, उनसे रिलेटेड इलाज पर। दोस्तों, कुछ ऐसी हिदायत भी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो हमें किडनी डिजीज़ में मुब्तला पेशेंट्स को एनी हाउ दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी सेहत मेंटेन रख सकें। इतनी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूं कि किडनी डिजीज़ पे मुश्तमिल जो मेरी ये सीरीज़ है, इसकी पिछली तीनों व्लॉग्स आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस व्लॉग की कंटिन्यूटी बरकरार रह सके। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक पर वक्त पहुंच सकें। तो साथियों, हमारा आज का टॉपिक रीनल फेलियर है। अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेशेंट किन किन हालात से दुचार होता है। हम यहाँ पर इन तमाम हालात, अलामात और वजूहात का जायज़ा लेंगे जिसके बाइस गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं। मेडिकल साइंस के रीनल फेलियर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है एक्यूट रीनल फेलियर और सेकेंडली हमारे पास आता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्यूट रीनल फेलियर पर। दोस्तों, एक्यूट रीनल फेलियर में किडनीज़ अचानक और चंद दिनों के अंदर अंदर ही फेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिया और क्रेटिनाइन की क्वांटिटी ख़तरनाक हद तक बढ़ने लग जाती है और ब्लड को पॉइज़न करना स्टार्ट कर देता है। ब्लड के पॉइज़न होने की कंडीशन का तफसीली ज़िक्र मेरी पिछली व्लॉग में यूरेमिया के टाइटल में मौजूद है। यूरेमिया एक नहायत ख़तरनाक कंडीशन मानी जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर में इटियोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। सबसे पहले प्री रीनल वजूहात, सेकेंडली रीनल वजूहात और थर्ड पोस्ट रीनल वजूहात हमारे सामने आती हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्री रीनल वजूहात पर जो कि किडनी फेलियर में हमारे सामने आई हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वजह होती है कि अगर किडनी को ब्लड सप्लाई सही से ना मिले या बंद हो जाए तो किडनीज़ अपना काम करना एकदम छोड़ देते हैं और फेल हो जाते हैं। अब ब्लड सप्लाई कम होने की बहुत सी रीज़न्स होती हैं। ये जो है ब्लड सप्लाई, अगर पेशेंट अचानक ब्लीड कर जाए, चाहे वह एक्सटर्नली हो या वो इंटरनली हो, या तो वो किसी भी हादसे की सूरत में उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर पेशेंट ख़तरनाक हद तक एनीमिक हो, तो भी रीनल फेलियर का शिकार हो जाता है ऐसा मरीज़। ब्लड की प्रॉपर क्वांटिटी जब गुर्दों को नहीं मिलती है और रीनल फेलियर जो होता है वो फिर हम इसे कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट चला गया है। दूसरी वजह बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का निकल जाना, ये भी एक रीज़न है एक्यूट रीनल फेलियर की।
थर्ड वन रीज़न है ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा गिर जाना, यानी ख़तरनाक हद तक लो हो जाना, जो कि काज बन सकता है एक्यूट रीनल फेलियर की। इसके अलावा अगर कोई बर्न का केस आ जाए, यानी पेशेंट बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ है, तो उससे भी बॉडी का पानी ज़ाय हो जाता है और वो भी एक वजह बन जाती है एक्यूट किडनी फेलियर की। इसके बाद जो एक बड़ी रीज़न हमें मिलती है वो है सडन हार्ट अटैक। ब्लड प्रेशर को एकदम लो कर सकता है और एक्यूट रीनल फेलियर का काज बन सकता है। और आखिरी वजह जो एक्यूट रीनल फेलियर में हमें मिलती है वो है कि गुर्दों को खून की सप्लाई करने वाली शरियानों का बंद हो जाना, खून की सप्लाई का रुक जाना। अब वो चाहे किसी भी हिसाब से हो, चाहे उनमें क्लॉटिंग हो जाए या कि वो शरियानें बंद हो जाएं, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है एक्यूट रीनल फेलियर की। अब आ जाते हैं रीनल एटियोलॉजी पर, यानी उन तमाम वजूहात पर कि जिसमें गुर्दे ही वजह होते हैं गुर्दों के फेल हो जाने की और एक्यूट रीनल फेलियर में चले जाने की। ये सारे वही सबब होते हैं जैसे कि रीनल फेलियर में किडनीज़ इन्फेक्शन, किडनीज़ का टीबी या किडनीज़ का और भी जितने हमने मसले पढ़े उन सब का शामिल होना वो एक वजह बन जाती है। किडनी स्टोन्स, ये सब शामिल होना एक वजह बन जाती है सडन एक्यूट किडनी फेलियर की। तीसरे नंबर पर जो एटियोलॉजी आती है वो है पोस्ट रीनल एटियोलॉजी, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर की वजह बनती है। इनमें सबसे बड़ी वजह यूरिन के रास्ते में कोई भी हर्डल का आ जाना, जो कि सबब बन जाए यूरिन के रुक जाने का। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि अगर एक किडनी में कोई भी रुकावट हो तो दूसरा किडनी अपना वर्क प्रॉपर तरीक़े से करता रहेगा। वो गुर्दा जो हर्डल से मुतासिर है उसके फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरा गुर्दा नॉर्मली अपना काम अंजाम देता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं किडनी फेलियर के सिम्टम्स पर। एक्यूट किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह यूरीमिया है, जिससे ब्लड में यूरिया और क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर आता है यूरिन डेफिशिएंसी, यानी पेशाब का कम आना। मरीज़ में वॉमिटिंग और नोज़िया भी हमें नज़र आता है। ब्लड में पोटाशियम और फास्फोरस का लेवल हाई हो जाता है। खून में पानी की मिक़दार बढ़ जाती है, जिससे ब्लड में सोडियम का लेवल भी बढ़ जाता है। पानी पड़ जाने की वजह से पेशेंट की बॉडी स्वेल कर जाती है और मरीज़ कमज़ोरी और थकावट महसूस करने लगता है। अगर डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता कोमे में चला जाता है। बॉडी में तेज़ाबी मादों का लेवल हाई होने से मरीज़ के सांस लेने की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। लंग्स की झिल्ली में पानी जमा होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। अगर ओवर ब्लीडिंग किडनीज़ की वजह से किडनीज़ फेल हुए हों तो मरीज़ को सीवियर ब्लड की कमी की शिकायत हो जाती है और बॉडी में दीगर इन्फेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर किसी भी रुकावट मींस स्टोन्स वगैरह के बायस गुर्दे फेल होना शुरू हो रहे हों तो शदीद किडनी पेन के सिम्टम्स भी हमें मिलते हैं। यूरिन में ब्लड की आमेज़िश और शदीद जलन और दर्द का एहसास पाया जाता है। मरीज़ को शिवरिंग कर एकदम से होने शुरू हो जाती है और अगर मसाने के मुकाम पर हल्का सा भी दबाव डाला जाए तो दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। ये तो थे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं लेबॉरेटरी टेस्ट की। ब्लड में अमूमन बर्न और क्रेटिनाइन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ब्लड में इन चीज़ों को चेक करवा लेना चाहिए। सेकेंडली, यूरिन में सोडियम की मिक़दार कम हो जाती है, जो कि हमें यूरिन DR से पता चलती है। खून में आयरन और रेड सेल्स को भी हमें थॉरस स्टडी करना पड़ता है और इसके लिए हमें ब्लड का टेस्ट
बार बार कराना पड़ जाता है। खून में फास्फोरस और पोटेशियम के लेवल बढ़ जाते हैं, इसलिए ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवा लेने चाहिए। इसके बाद पेशाब का DR ज़रूर करवाएं ताकि इनमें रेड सेल्स चेक किए जा सकें कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। पेशेंट के गुर्दों में यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए ताकि सही सिचुएशन से बाखबर रहा जा सके। सिस्टोस्कोपी करवाने से मसाने के अंदर का एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छी तरह से हम पॉसिबल हो जाता है, और अगर कैंसर की मौजूदगी हो तो भी पता चल जाता है, और अगर कैंसर का शायबा नहीं होता तो भी मालूम हो जाता है, क्योंकि यूरिन कैंसर में रुकावट बनकर गुर्दे फेल कर सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाए तो भी ब्लैडर पर लोड पड़ सकता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में रुकावट हो जाती है कि जो आखिर में किडनी फेलियर्स का सबब बनती है। लिहाजा प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। ख़वातीन के सर्वेक्स में अगर कैंसर या कोई ट्यूमर मौजूद हो तब भी अल्ट्रासाउंड मस्ट होता है, ताकि वो यूरिन में रुकावट बनकर गुर्दों को नुकसान ना पहुंचा सके। रेक्टम में अगर किसी रसोली या ट्यूमर का शायबा हो या फिर कैंसर का कोई शक हो तब भी हमें अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो पेशाब में रुकावट बनकर गुर्दों के फेलियर का सबब ना बन सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर की। क्रोनिक रीनल फेलियर में गुर्दे तकरीबन बिल्कुल ही नाकारा हो जाते हैं, और इनकी वजूहात में वो तमाम वजूहात भी शामिल होती हैं जो कि हमने एक्यूट रीनल फेलियर में समझी हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी मज़ीद हैं जो क्रोनिक रीनल फेलियर का सबब बन सकती हैं, जिसमें सबसे पहली तो गुर्दों की सोजिश यानी नेफ्राइटिस, शुगर के बाइस होने वाली प्रॉब्लम्स नेफ्रोपैथी, ब्लड प्रेशर जो कि हाई हो जाता है, ये भी एक रीज़न है क्रोनिक रीनल फेलियर की, रीनल ट्यूबरक्लोसिस, रीनल कैल्कुलाई, मुख्तलिफ़ अक़साम की एलोपैथिक दवाएं कि जिनके मुस्तकिल इस्तेमाल से गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की एलोपैथिक पेन किलर्स जो कि गुर्दों को आहिस्ता आहिस्ता नाकारा कर देती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ हार्मोन्स, कुश्ताजात और केमिकल्स भी गुर्दों के फेलियर का एक सबब बनते हैं। साथियों, अब आ जाते हैं हम सिम्टम्स पर। क्रोनिक किडनी फेलियर में शुरू में तो सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो वक्त गुज़रता जाता है उसके साथ साथ पेशेंट थकन की शिकायत करने लगता है, जिस्म में कमज़ोरी बढ़ने लग जाती है और मरीज़ खून की कमी यानी एनीमिया का शिकार हो जाता है। नौज़िया और वॉमिटिंग कंटिन्यूस होने लगती है, अक्सर सर में दर्द रहने लगता है और याददाश्त मुतासिर हो जाती है, यानी पेशेंट जो है वो मेमोरी लॉस की तरफ बढ़ने लग जाता है। मरीज़ का सांस लेना मुश्किल होने लगता है, मरीज़ का सांस फूलने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की हालत बदतर होती चली जाती है, मरीज़ को हिचकियाँ आने लग जाती हैं, मरीज़ के जिस्म पे ख़ारिश होने लग जाती है, जिस्म के अज़लात और मसल्स कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं और मरीज़ आखिरकार कोमे में चला जाता है। और ये कंडीशन उस वक्त होती हैं जब खून में यूरिया और क्रेटिनाइन की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। असाब की ख़राबी के बाइस बाजुओं और टांगों के निचले हिस्से में सुन्न होने का एहसास होने लग जाता है और सुइयों की चुभन बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कोई इन तमाम आज़ा में सुइयां चुभ हो रहा है। मरीज़ का मर्ज़ बढ़ने के साथ साथ मरीज़ का इम्यून सिस्टम भी ख़त्म होने लग जाता है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, दिल की झिल्ली में पानी पड़ जाता है और जब जिस दिल की झिल्ली में पानी पड़ता है तो उसकी हार्ट बीट भी तेज़ होती है और जिस्म में
स्वेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा और मरीज़ कोमे में होता है, तो ये तमाम चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अब आ जाते हैं हम लेबॉर्ट्री टेस्ट में की तरफ। तो इसमें वो तमाम लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं जो आप एक्यूट रीनल फेलियर में पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैं उसको यहाँ नहीं दोहराऊंगी। आप जान चुके हैं कि जो एक्यूट रीनल फेलियर में टेस्ट होंगे वही के वही क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी दोहराए जाएंगे। अब आ जाते हैं हम होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज की तरफ। और एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर के होम्योपैथिक इलाज और उनसे रिलेटेड अद्वियात का ज़िक्र करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों से अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में महसूस किया मैं वो आपको बता सकूं कि होम्योपैथिक अद्वियात अगर अलामात या सिम्टम्स के तहत दी जाएंगी और उसमें अल्लाह ताला का फजलो करम भी शामिल हाल होगा तो पेशेंट बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वह मरीज़ पर अपनी कंप्लीट तवज्जो मरकूज़ करे और गाहे बगाहे जो इससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो दोहराता रहे ताकि मर्ज़ की कैफियत का अंदाज़ा रहे डॉक्टर को, और अगर वो अपनी दवाओं में कुछ भी चेंजिंग करना चाहे तो वो बर वक्त कर सकेगा। और यही मरीज़ के साथ इंसाफ होता है कि हम उसको एक मरीज़ को पूरी तवज्जो के साथ ट्रीट करें। दोस्तों, अब जिक्र कर लेते हैं गुर्दों के फेलियर में दिए जाने वाली सबसे कामयाब दवाओं का। होम्योपैथिक रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। गुर्दों के फेल हो जाने में दी जाने वाली सबसे जो कारामद दवा है वो इल सीरम है, जो कि 3x और 6x दोनों में एज़ पर सिम्टम्स इस्तेमाल कराई जा सकती है। इस दवा के इस्तेमाल से यूरिन जो कि कम आ रहा होता है या बंद हो चुका होता है वो ज़्यादा मिक़दार में आने लगता है और तबीयत काफ़ी हद तक संभल जाती है। अगर मरीज़ के चेहरे पर सूजन हो, प्यास की ज़्यादती हो, बार बार प्यास लग रही हो, बेचैनी और घबराहट के साथ साथ मरीज़ के पास हमें मौत का खौफ भी नज़र आ रहा हो और गुर्दे फेल होने की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो चुकी हो, तो इसमें सबसे जो कामयाब दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। वो 6 या 30, 6x या 30 में दोनों पोटेंसी में बार बार रिपीट करने से काफ़ी ज़्यादा अफाका होता है। गुर्दों के नकारा होने पर मरीज़ का यूरिन जो होता है वो दब क्या हो। अब मैं आपको बताऊं कि पेशाब का रुक जाना और पेशाब का दब जाना दोनों अलग अलग सिम्टम्स हैं या ये दोनों अलग अलग कैफियत हैं। पेशाब का रुक जाने का मतलब है कि यूरिन बंद तो रहा है मगर वो पास आउट नहीं हो रहा, मगर पेशाब का दब जाने का मतलब है कि गुर्दे अपना काम सही तरह से नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से पेशाब बंद ही नहीं रहा है। और ये जो कैफियत होती है इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट रेमेडी है नेट्रम फास, जो कि 3x में देने से गुर्दे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और पेशाब बनाना शुरू कर सकते हैं। यानी जो पेशाब के दब जाने वाली कैफियत है उसके लिए ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है होम्योपैथिक में। अगर किडनीज़ के फेल हो जाने पर बॉडी पर स्वेलिंग आ गई हो और बॉडी में पानी भी पड़ गया हो तो एक बहुत ही अच्छी दवा मैं आपको बता रही हूँ, वेसिकेरिया हम मदर टिंचर में यूज़ करेंगे यानी क्यू पोटेंसी में। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो बॉडी की स्वेलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और मर्ज़ में बहुत अफाका फील होगा। यूरीमिया की हमरा अगर पेशेंट पर बेहोशी तारी हो जाए, वो फैंट हो जाए और उसको झटके लगने लगें यानी फिट्स भी आने लगें, तो सबसे जो पहली दवा होगी इस कंडीशन में वो है हेलीबोरस, और ये हम 3x में देंगे। बिल्कुल बेस्ट दवा है ये एक्यूट रीनल फेलियर में, जबकि मरीज़ शुगर का पेशेंट भी हो
और रीनल फेलियर की वजह से उसको मोशन भी स्टार्ट हो चुके हों, तो इस कैफियत में सबसे जो अहम दवा है वो है क्यूप्रम आर्स, जो कि हम 3x और 6x दोनों पोटेंसीज़ में दे सकते हैं। साथियों, ये तो थी वो मेन रेमेडी के जिनकी मदद से हम मर्ज़ की शिद्दत में कमी लाकर काबू पा सकते हैं। अब मैं आखिर में ज़िक्र करना चाहूँगी कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर का कि जिन पर अमल करके किडनी पेशेंट अपने आप को बेटर कर सकता है, अपनी कैफियत को बेहतर कर सकता है, और डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि तमाम एहतियाती तदाबीर अपने पेशेंट को ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो पेशेंट को स्पिनच यानी पालक और टमाटर के खाने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। इससे बिल्कुल परहेज़ करना होता है किडनी पेशेंट को। किडनी पेशेंट के लिए कॉन्स्टिपेशन बहुत ही नुकसानदाह है, लिहाजा मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन ना होने देना ये भी डॉक्टर का ही फ़र्ज़ है, और उसको ऐसी दवाएं, ऐसी अद्वियात फराहम करनी चाहिए कि जिससे मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन ना हो। किडनी पेशेंट को पानी की जो मिक़दार है वो रूटीन में बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन किडनी फेलियर के पेशेंट को हम पानी ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके जिस्म में पानी होता है और वो ब्लड में शामिल हो रहा होता है। और मैं तमाम कैफियत आपको बता चुकी हूँ कि उससे सोडियम, पोटाशियम ये सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा जो किडनी पेशेंट है, स्टोन के हैं, टीबी के हैं, या फिर इन्फेक्शन हुआ है, इसमें पानी की मिक़दार पेशेंट बढ़ा दे तो काफ़ी अफाका होता है। नारियल का पानी, गुर्दे और शुगर दोनों पेशेंट के लिए अक्सीर की एक अहमियत रखता है, लिहाजा गुर्दे और शुगर के पेशेंट को नारियल का पानी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोपहर के खाने के साथ साथ जो किडनी का पेशेंट है उसे खीरे का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि खीरा जो है वो कुदरती तौर पर पथरी को तहलील करने का बहुत अच्छा अपने अंदर एंजाइम्स रखता है, यानी उसमें एक सलाहियत होती है खीरे में कि वो गुर्दे की पथरी को तहलील करने में माविन साबित होता है। गुर्दे के मरीज़ों के लिए ज़्यादा देर तक चलना, खड़े रहना या ज़्यादा बैठना बहुत नुकसानदेह हो जाता है, इसलिए परहेज़ करें कि गुर्दे के पेशेंट ज़्यादा ना चलें, ना बैठें और ना ही वो खड़े रह सकें। गुर्दे की पथरियों के जो मरीज़ हैं उनको खरबूजा खाना चाहिए। खरबूजा भी जो गुर्दे की पथरी है, माइनर जो पथरियां हैं, उनको निकालने में बहुत मावन साबित होता है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी व्लॉग। किडनी सीरीज़ आज मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफ़ा हुआ होगा। इसके साथ ही अब अगली व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई व्लॉग के साथ दोबारा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।